दोस्तों हम जब भी कुछ भी परचेज या सेल की बात करते हैं हमको सबसे पहले याद आता है गुड्स का लेना और देना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के समय भी आप सबसे पहले जो भी एग्जांपल देखते थे उसमें मैं किसी को गुड्स दे रहा हूं, कोई मुझे पैसे दे रहा है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल था, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे फ्री कंसेंट हो, चाहे कंसिडरेशन, चाहे वॉइड एग्रीमेंट हो, चाहे लॉफुल ऑब्जेक्ट, बार बार गुड्स को लेने और देने की, परचेज और सेल की बात जरूर आती है। अकाउंट्स में भी जो सबसे पहली एंट्री, जो हमारी पसंदीदा एंट्रीज हैं वो सीखते हैं जब हम, तो सेल और परचेज की एंट्री ही हम सीखते हैं। यही आज का आपके वीडियो का पार्ट है। हम शुरू करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं एक नए नवेले टॉपिक में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर 1 जो कि बेसिक्स है। सर इसका कुछ पार्ट हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं, हाँ कुछ तो पढ़ चुके हैं, फिर इसका अलग से जरूरत क्यों पड़ा? पहले ये एक्ट 1930 वाला ये जो एक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही था। इसको बाद में सेपरेट किया गया, अलग किया गया, क्योंकि लॉ मेकर्स की ये इच्छा थी कि सेल्स से रिलेटेड और गुड्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई एक्ट हो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट दो स्पेसिफिक बातें तो यहीं से करता है। पहला, ये गुड्स में डील करेगा, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करेगा, मतलब सर्विसेज की बात नहीं करेगा। दूसरा, ये सेल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा और उसमें आ गए अपने दो लोग, सेलर और बायर, और उनसे रिलेटेड उनके राइट्स, किस तरह एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। तो सर लिंकेज इसका कॉन्ट्रैक्ट से, हाँ लल्ला, तभी तो हमने सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझा। उसके बहुत सारे रूल्स यहाँ लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, बहुत सारे नहीं, लगभग सारे रूल्स यहाँ लगेंगे, बशर्ते सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब अपनी कोई बात रखेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में स्पेसिफिक अगर कोई सेक्शन होगा तो पहले हम उसको फॉलो करेंगे, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे। हाँ, जिसमें यहाँ कुछ नहीं है, जैसे फ्री कंसेंट यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कंसिडरेशन के बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो हम ऑब्वियसली क्या फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही अपना सबसे बेसिक लॉ जो अपने को मरते दम तक याद रखना है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। अभी आपने देखा हमारे जो मानस भाई हैं ये भी जो है मोबाइल वगैरह परचेस करके लाए, तो लगातार अपन चाहे एक चाय खरीदो वो भी एक गुड्स हो सकता है, चाहे हम कोई किराना खरीदें वो भी गुड्स हो सकता है, कपड़े खरीदें, मोबाइल खरीदें, आईपैड खरीदें, जो खरीदना हो आप हमेशा गुड्स में डील करते हो। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 1 कि क्या है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल की डेफिनेशन। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कब माना जाएगा कि एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? सर सबसे पहले तो सेक्शन याद करो, सेक्शन 4(1) 1930 का ये एक्ट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 4(1) ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओ हो, जैसे ये वर्ड आया इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब सेक्शन 2H लग गया और वो आगे से पीछे तक पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप ही अप्लाई हो गया। इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स टू द बायर। ओ हो, इसका मतलब यहां दो लोग हैं कि मैं ऐसे कांच के सामने खड़े होकर बोलूंगा ए खरीदता क्या, ऐसा तो नहीं करेंगे। आई कैन नॉट सेल गुड्स टू माई सेल्फ, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूंगा। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, यहीं से निकल गया वर्ड। अब सेलर क्या कर रहा है इसमें? सर गुड्स को बेच रहा है। ओके, बेचने को क्या बोलेंगे? तो उन्होंने इंग्लिश वर्ड लिया ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। सर इसके क्या मतलब? हम बेच रहे हैं, बस इतनी सी बात होनी चाहिए। ट्रांसफर वर्ड का मतलब है आप गुड्स को सामने वाले को हैंड ओवर कर रहे हो, उसकी ऑनरशिप उसको दे रहे हो। एग्रीज टू ट्रांसफर का मतलब है, याद करो आपने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, कंसिडरेशन फ्यूचर में भी दिया जा सकता है। तो वर्ड आया एग्रीज टू ट्रांसफर, भविष्य में हम ये गुड्स देंगे। मतलब देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, उसका परफॉर्मेंस बाद में होगा। तो डेफिनेशन क्या बनी? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर क्या चीज? द प्रॉपर्टी इन गुड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या दे रहे हो? द प्रॉपर्टी इन गुड्स। सर गुड्स तो समझ पड़ गया, ये द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यहां मतलब है ऑनरशिप। ध्यान रखना, अगर मैंने अपना पेन आपको यूज करने को दिया और आपसे वापस ले लूंगा तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। या आपने यूनिट 6 में मुझसे पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का होगा। तो सर सेल में एक्चुअली क्या होता है? जब तुम कार परचेस करके लाए तो डीलर क्या कार वापस मांगने आ जाता है? नहीं नहीं सर, हमारी जैसी इच्छा होगी हम यूज करेंगे, जैसी इच्छा होगी चलाएंगे, जिसको बैठाना होगा बिठाएंगे। इसका मतलब आपके पास आ चुकी है ऑनरशिप। तो मेन वर्ड क्या है? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। ऑनरशिप इन द गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू द बायर। तो क्या हो रहा है? वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। और ये फ्री फोकट में होगा, बिजनेस में तो फ्री नहीं होना चाहिए। फिर सर कंसिडरेशन तो होना चाहिए। तो फॉर अ प्राइस, इसमें कीमत, पैसा इन्वॉल्व
होना ही चाहिए। तो डेफिनेशन के 3-4 पार्ट, पहला इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा दो पार्टी सेलर एंड बायर, तीसरा ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है इसमें, फोर्थ गुड्स की प्रॉपर्टी जानी चाहिए, ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, फिफ्थ इट शुड बी फॉर अ प्राइस। तो चलिए इसका स्कोप बहुत वाइडर है, क्यों है? डेफिनेशन में उन्होंने 2 वर्ड लेके इसका स्कोप वाइडर कर दिया। पहला ट्रांसफर, हाथों हाथ, एग्रीज टू ट्रांसफर, फ्यूचर में ट्रांसफर करने के लिए भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा जा सकता है। तो इट इज अ वाइडर स्कोप टर्म, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में लिख सकते हो आप, इसीलिए मैंने यहां दिया है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ब्रॉडर देन द टर्म सेल। क्यों? क्योंकि यहां पर सेल के साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल भी कवर किया गया है। आइदर यू ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर, मतलब एग्रीमेंट टू सेल, भविष्य में हम सेल करेंगे, इसका एक एग्रीमेंट। ये सेल कैसी हो सकती है सर? एब्सोल्यूट मींस विदाउट एनी कंडीशन, और सर कंडीशनल भी हो सकती है। कैसे? मैं बोल रहा हूं गुड्स खरीदना है, आप बोल रहे हो हाँ, मैं बोल रहा हूं 50% एडवांस दो, 50% एडवांस दो तो ये गुड्स ले जाओ, मतलब मेरा ऑफर कंडीशनल है, मेरा सेल का कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल हो सकता है। ये है सेक्शन 4 सब सेक्शन 2। तो 4.1 में आपने डेफिनेशन पढ़ी, 4.2 में उसका स्कोप वाइडर किया गया कि इट इंक्लूड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और साथ ही साथ बोला गया इट में भी आइदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो 4 वर्ड, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, एब्सोल्यूट, कंडीशनल। एलिमेंट्स क्या क्या है? एलिमेंट से पहले देखो, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में 2 अलग अलग अंतर देखें अपन। सेल की डेफिनेशन क्या होगी अगर हम बोलें, तो हमने अभी पढ़ा सर, वो तो थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 वर्ड आ गए, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। क्या अंतर सर? एक में इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वो कहलाएगा सेल। मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे 10 रुपए दिए, इमीडिएट ऑनरशिप आपके पास चली गई। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाँ ठीक है, क्या हो रहा है? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, कैसे? फ्रॉम द सेलर टू द बायर, कैसे हो रही है? इमीडिएटली। तो क्या बोलेंगे? द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। तो क्या हो रहा है सर? इमीडिएट अगर ऑनरशिप जा रही है तो वो सेल का एग्रीमेंट है, सेक्शन 4.3 ये बोलता है, और सब सेक्शन 4.4 क्या बोलता है? अब आया सर ये एग्रीमेंट टू सेल, फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, एग्जीक्यूटरी है, आज एग्रीमेंट हो रहा है, परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ दी, किस चीज का? देखो ध्यान से, यहां वर्ड क्या था? द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यहां क्या बोलेंगे? वापस बोलूं क्या? लाइन गलत होगी तो एक वर्ड भी वापस बोल दूंगा। इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी सेलर टू द बायर, यहां क्या बोलेंगे? वेयर द ट्रांसफर ऑफ दी प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस, ये जो होगा ये कब होगा? एट अ फ्यूचर डेट और फ्यूचर टाइम, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, कुछ या तो फ्यूचर टाइम के लिए होंगे या कुछ शर्तों के पूरा होने पर परफॉर्म किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, दिस विल बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो अंदर क्या आया? यहां बोला प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, यहां बोला द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस ट्रांसफर एट अ फ्यूचर टाइम, एट अ फ्यूचर टाइम, और सब्जेक्ट टू certain conditions to be fulfilled, या ऐसा भी लिख सकते हो, some condition thereafter to be fulfilled। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में ये बात हमने पढ़ी। और आखिरी सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? ध्यान से देखिए, एक एग्रीमेंट टू सेल आज तो हो गया, जैसे मैं आज से 3 महीने बाद आपको 100 टन गेहूं सप्लाई करूंगा। जब मेरे पास आ जाएंगे, मैंने ऐसा बोल दिया, चलो जब मेरे पास आ जाएंगे, खेती आ जाएगी, मैं आपको ऐसा कैसी सप्लाई कर दूंगा। एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, अब क्या होगा सर? 3 महीने बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस की बारी आएगी, मतलब एग्रीमेंट टू सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल। अब एक्चुअली परफॉर्म करो तो एग्रीमेंट टू सेल किसी भविष्य में कुछ फ्यूचर डेट पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, परफॉर्मेंस आगे होगा, इसीलिए अभी एग्रीमेंट टू सेल बोला। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कब? व्हेन द टाइम इलैप्सेस, जब समय बीत गया, 3 महीने बाद आपको वो परफॉर्मेंस करना है, या फिर कंडीशंस जो थी वो फुलफिल हो गई जिसकी वजह से गुड्स ट्रांसफर होंगे। जिन शर्तों पर, जिन कंडीशंस पर गुड्स को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, वो शर्तें आपने फुलफिल कर दी। कैसे? आपके घर में शादी है बड़े भाई की, आप खुश हो क्योंकि अगला नंबर आपका है। मम्मी ने बोला यार अपने को रिलेटिव्स को साड़ी वगैरह गिफ्ट वगैरह देना है, आप गए एक शॉप पे, गिफ्ट पसंद किया, गिफ्ट वाले से बोला ये गिफ्ट आज से 1 महीने बाद चाहिएगा, इसकी पैकिंग इस तरह से करना, जैसे ये हो जाए घर पहुंचा देना। अब आज एग्रीमेंट हो गया, आप पैसे भी दिया है, वो 15 दिन बोल रहा है, 15 दिन बाद वो आपको ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा। इस बीच उन गुड्स को कंप्लीट करेगा, पैक करेगा, रैपिंग करेगा, सजाएगा, जो जो उसको करना है वो करेगा। यही आपकी शर्त थी, इसी के आपने उसको पैसे दिए थे। तो ये ध्यान रखना, एग्रीमेंट टू सेल विल बी क्या बोल रहे हैं? कन्वर्टेड इनटू सेल या बिकम्स अ सेल व्हेन
द टाइम इलेप्सेस, क्योंकि फिक्स टाइम था। और दूसरा क्या बोलोगे, व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रांसफर्ड। तो ये ध्यान रखना, एक है सेल, एक है एग्रीमेंट टू सेल। तो 4 अलग अलग सबसेक्शन 1, 2, 3 और 4। 1 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 2 बोलता है वाइडर टर्म है, 3 बोलता है सेल क्या है, सबसेक्शन 4, 3 अगेन एग्रीमेंट टू सेल समझाता है, और सबसेक्शन 4, 4 समझाता है कि कब एक एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होगा। 2 रीजन है, टाइम इलैप्सेस और कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द गुड्स टू बी ट्रांसफर्ड, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। द गुड्स क्यों है कि आप क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। ये वर्ड बार बार आपको ध्यान रखना है। अब सर अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, बहुत इजी, देखो अपन ने सब डिस्कस कर लिया, बोलते जाओ क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। सबसे पहला, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। मैं अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कर सकता, एक बायर एक सेलर। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा, गुड्स, और गुड्स भी कौन से, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल की यहां बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इट मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स, वो चलेगा। इट मे बी आइदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, कैसे भी हो सकते हैं, वो चलेगा। तीसरा, प्राइज इन मनी एंड नॉट इन काइंड, ध्यान से सुनना, प्राइज इन मनी नॉट इन काइंड शुड बी पेड और प्रॉमिस। तो ये तो आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया था फॉर प्राइस। पर सर हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि क्या आधा मनी में और आधा काइंड में हो सकता है, हाँ वो चलेगा, पर पूरा काइंड में हो ये नहीं चलेगा। इट कैन बी पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन यहां क्या कंसेप्ट है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। किस में सर, गुड्स में। किससे होगा, फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो 4 कंसेप्ट ये हो गए, बोलते जाओ। पहला, 2 पार्टीज होना जरूरी है। दूसरा, ये किस लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया, गुड्स के ऊपर ही सब्जेक्ट मैटर है आपका। 4 कंडीशन कौन कौन सी पढ़ी आपने, पहला, इट देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, 1 द सेलर अनदर इज द बायर। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर पूरे कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होगा, सर गुड्स एंड ओनली गुड्स, दैट इज ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड वन, अ प्राइज इन मनी नॉट इन काइंड शुड बी पेड और प्रॉमिस। फोर्थ वन, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे जरूरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अगर ये नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। फिफ्थ वन, सेल जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी, ये बात आपने सेक्शन 4.2 में पढ़ा। फिफ्थ के बाद आखिरी पॉइंट है ऑल अदर इसेंशियल, जो सेक्शन 10 में आपने पढ़े, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये सब भी आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 बातें हैं हमारे पास एलिमेंट, 2 पार्टी, गुड्स, गुड्स के अलावा प्राइस, प्राइस के अलावा एब्सोल्यूट या कंडीशनल, ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बेसिक चैप्टर में हैं वो हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुड्स। सर एक गुड्स क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आप इसको स्टार लगा लो, हैशटैग लगा लो, आपको नहीं पसंद आए तो लव का साइन बना लो, जो करना है करो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, अलग से चाहे तो वो 4 मार्क्स तक में भी पूछ सकते हैं। लाओ क्या शुरू करेंगे, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या बाहर हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर हो गई। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मनी को हम अपने आप में गुड्स नहीं मांग सकते, डेब्ट को हम अपने आप में, जो इसको हम एक्शनेबल क्लेम बोल रहे हैं, उसको हम अपने आप में गुड्स नहीं मान सकते। क्यों, मनी खुद मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये लो 10 रुपए बेच रहा हूं, ये लो 100 रुपए बेच रहा हूं, गड़बड़, ये नहीं हो पाएगा। एक्शनेबल क्लेम, मेरे डेप्ट को, मेरे डेटर को मैं किसी और को सेल नहीं कर सकता, एक्शनेबल क्लेम इसीलिए बाहर कर दिए गए। तो 2 चीजें, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। और शामिल क्या क्या है, देखो ये तो थे एक्सेप्शन, अदर देन, इंक्लूड क्या क्या है, सब कुछ सुनो, स्टॉक, उसके बाद शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनीथिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड में तो फिर इमूवेबल हो जाएगा, हाँ, इसीलिए आगे क्या बोला गया, विच आर एग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर सेल। ऐसी कोई चीज जो जमीन का हिस्सा तो है, जैसे कि लकड़ी, पेड़, ग्रास जमीन का हिस्सा है, अलग करोगे, सेवियर करोगे, तोड़ दोगे, काट दोगे, तो वो सेल करने लायक स्थिति में आएगा। इसीलिए क्या बोला, विच आर एग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिनको आप जमीन से अलग कर पाओ। सर बिल्डिंग को भी अलग कर देंगे, पर बिल्डिंग फिर उसी फॉर्म में रह पाएगी क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इसीलिए क्या शामिल कर पाएंगे, वो जमीन से जुड़ी हुई है, अटैच्ड है, क्या अलग कर पाएंगे, नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। फिर क्या बोलोगे, विच आर एग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो 5 हिस्सों में इस डेफिनेशन को आप याद करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स के बाद
इसका सेक्शन अगर याद रह जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, आईसीआई आपके पेड़ छू लेगा। सेक्शन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको याद करने की कोशिश करेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है गुड्स का, कभी भी आ सकता है समझाने को, सेक्शन याद रखना, सेक्शन 27 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बायर और सेलर। सर बायर कौन होगा? देखो, जब हम सेल की बात करते हैं तो बोलते हैं ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर, दो वर्ड यूज किए ना हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4(1) में। यस सर, वाइडर स्कोप के साथ, जिसमें सेल भी कवर किया, एग्रीमेंट टू सेल भी कवर किया। तो बायर कौन होगा? सर या तो जो खरीदता है या खरीदने को तैयार होता है। यस, तो डेफिनेशन वही होगी। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स इज अ बायर। तो सेलर क्या बोलोगे? सेलर मीन्स अ पर्सन हु एग्रीज टू सेल और हु सेल्स, दोनों वर्ड आने चाहिए, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन याद रहना बढ़िया है। 21 and 230 नहीं रहे कोई बात नहीं, गुड्स का जरूरी था। नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है सर? देखो ध्यान से सुनो, जब मुझे किसी को सेल करना होता है तो हमने मेन वर्ड पढ़ा, द प्रॉपर्टी इन दी गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अब बायर सेलर अगर आमने सामने हो तो क्या होता है? भाई आप मेरे सामने ही दुकान पे खड़े हो, मैं बोलूँगा ये लो पेन, आप पैसे दे दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, परफॉर्मेंस भी हो गया। पर बिजनेस में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नहीं होते। आप जब घर का कोई काम करने, जैसे किराना लेने, दूध लेने जाते हो तो उसमें तुरंत ही पैसे देते हो, तुरंत सामान लेते हो और बाहर हो जाते हो। बट जब मान लो मुझे यहाँ से चेन्नई गुड्स भेजना है, ट्रेन के थ्रू, शिप के थ्रू, प्लेन के थ्रू, व्हीकल के थ्रू, तो क्या होता है सर? बीच में ट्रांसफर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनता है, वो डॉक्यूमेंट शो करता है कि इस गुड्स का ऑनर कौन है। इसीलिए ध्यान से इन वर्ड्स को पढ़ो, क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या बोल रहे हैं वो? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब सर, टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप। टाइटल का मतलब क्या है? ऑनरशिप। तो ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ सर, मैं ऑनर हूं, इस बात का कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई कागजात, कोई कागज होना चाहिए। ओरली जो करते हैं वो अलग बात है, बिजनेस में हर चीज रिटर्न में होती है। तो कोशिश ये हो कि अगर बड़े ट्रांजेक्शन हो तो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जो ये प्रूव करे कि ऑनर कौन है। अब क्वेश्चन आया सर, किसी की ऑनरशिप शो करना है, जैसे सपोज ये गुड्स मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, इसका ऑनरशिप, जैसे मैं 1000 मोबाइल किसी को सेल कर रहा हूँ, इसकी ऑनरशिप मैं मिस्टर राम को ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब मिस्टर राम ऑनर है, मैं ऑनर हूँ, ये मालूम कैसे पड़ेगा? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बताएगा कि हूँ इज़ द ऑनर। क्या क्या आ सकता है इसमें? देखो अलग अलग तरीके होते हैं गुड्स को ट्रांसफ़र करने के। कैसे सर? रोड से कर लो तो व्हीकल, ट्रक, ये सब यूज़ होगा। हवा में करो तो हवाई जहाज़, प्लेन वगैरह यूज़ कर लो। पानी में करो तो शिप। इसके अलावा ट्रेन से करना चाहो ट्रेन से कर लो। और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं एक जगह से दूसरे गुड्स पहुंचाने के। मोस्टली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसलिए ज़्यादा काम आता है जिसमें बड़े बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उस समय प्रूफ होना चाहिए कि आई एम द ऑनर, ये गुड्स मेरे लिए आ रहे हैं या मेरे हैं। ये बात के लिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या शामिल किया? वो सारे डॉक्यूमेंट जो ऑनरशिप के समय बनाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि कौन सेलर है और कौन बायर है। नाम पढ़ना शुरू करें। पहला बिल ऑफ लेडिंग, दूसरा डॉक वारंट, लेडिंग डॉक वारंट, इसे याद रखोगे। तीसरा वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, चौथा वार फिंगर सर्टिफिकेट, पांचवा रेल से अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो रेलवे रिसिप्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, आपका जो गुड्स है वो पहले रोड से जाएगा, फिर पानी से जाएगा, फिर हवा से जाएगा, ये मल्टी मॉडल कहलाता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वारंट या ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट एनी अदर डॉक्यूमेंट, आखिर में उन्होंने क्या बोल दिया? एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि बिजनेस में यूज होता है ऑनरशिप को शो करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट क्या शो करता है? इट इज यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। क्या होता है इससे? इससे ये फायदा होता है, सपोज अभी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये ए ने बी को गुड सेल किया। देखिए एग्जाम्पल, अपने पास हैं दो लोग, एक है राहुल भैया जो कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं अपने इंदौर में। इन्होंने गुड्स सेल किए किसको? मुर्गन, जो कि कहाँ बैठा है भाई? ये बैठा है चेन्नई में। ये गुड्स कैसे जाएंगे? उड़ के तो नहीं जाएंगे, ये ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे तो क्या होगा? रेलवे रिसिप्ट बनेगी। ये क्या बनेगी? रेलवे रिसिप्ट। ये क्या शो करेगी? रेलवे रिसिप्ट शो करेगी राहुल भैया ट्रेन से ये गुड्स भेजेंगे। ठीक है, ये ट्रेन आपको दिख रही है। अब जब गुड्स इसमें लोड होगा, यहाँ पर ये गुड्स लोड भी कर दिए उन्होंने, और किसको पहुँचाना है अपने को? चेन्नई वाले को पहुँचाना है, मुर्गन भाई साहब को पहुँचाना है अपने को। ओके, रेलवे वाला क्या देगा? रेलवे वाला जब गुड्स लोड कर लेगा तो राहुल भैया को मिलेगी एक रेलवे रिसिप्ट। ये रेलवे रिसिप्ट शो करेगी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इस रेलवे रिसिप्ट में लिखा होगा कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, और राहुल भैया इसको इंडोर्स करेंगे किसके फेवर में? मुर्गन के फेवर। मुर्गन को ये रिसिप्ट दे दी जाएगी। जब ट्रेन चेन्नई पहुंचेगी तो चेन्नई एक्सप्रेस जब ये आ गई है
तो मुरुगन भाई साहब क्या बोलेंगे, वो मेरे गुड्स दे दो ना, इंदौर से आए हैं, क्या ऐसा बोलेंगे? नहीं, उनको दिखानी पड़ेगी रेलवे रिसिप्ट जिसमें लिखा होगा ये मुरुगन के लिए ही गुड्स हैं, मुरुगन का नाम होगा, मुरुगन इन गुड्स को रिलीज करवाएगा। क्या बोलेंगे? रिलीज करवाना। ये तो था पहला केस। दूसरा केस, मुरुगन ने ये गुड्स जब रास्ते में थे तो सेल कर दिए तमिलनाडु के रजनीकांत को। हाँ, भाई को सेल कर दिए, ठीक है, रजनीकांत को सेल कर दिया। अब ट्रेन तो रास्ते में है, मुरुगन कैसे इसकी ऑनरशिप रजनीकांत को ट्रांसफर करेगा? तो इस रेलवे रिसिप्ट पे वो इंडोर्स करेगा। आप इंडोर्स वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा हुआ है। इंडोर्समेंट के तहत वो ये रेलवे रिसिप्ट अब दे देगा किसको? रजनीकांत को, और रजनीकांत इस रेलवे रिसिप्ट को दिखाकर गुड्स को रिलीज करवा लेगा। तो बताओ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये सब तो थे डॉक्यूमेंट अलग अलग तरह के जो यूज होते हैं। मेन टाइटल एज अ प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। क्या होता है इससे? सर, इस रेलवे डॉक्यूमेंट से, इस रेलवे रिसिप्ट से आप किसी को अथोराइज करोगे। आप चाहो तो इंडोर्स भी कर सकते हो किसी और के नाम पे, आप चाहो तो डिलीवरी भी ले सकते हो। जो भी इस रेलवे रिसिप्ट का होल्डर होगा वो इसका पजेसर होगा, वो इसकी डिलीवरी ले पाएगा, वो व्यक्ति किसी और को इंडोर्स भी कर पाएगा। तो ये आखिरी का पार्ट थोड़ा सा हमारे दिमाग में बिठाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को एक बार वापस रिपीट करते हैं। पहले बोलो क्या क्या आएगा। पहला बिल ऑफ लेडिंग, डी से बोलो डॉक वारंट, वा से बोलो वेयर हाउस, वार फिंगर, फिर वार फिंगर सर्टिफिकेट में हम बोलेंगे रेलवे रिसिप्ट। इसके बाद है मल्टी मॉडल जिसमें एक से ज़्यादा, पहले रोड, फिर पानी, फिर हवा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट या ऑर्डर फॉर डिलीवरी, एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स। ये सारे डॉक्यूमेंट का यूज क्या है? इट इज अ प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स, या ये डॉक्यूमेंट आपको अथोराइज करेगा, परपोर्ट करेगा कि आप इसको इंडोर्स कर दो, डिलीवर कर दो किसी और को। जो पजेसर होगा इस डॉक्यूमेंट का, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द गुड्स। तो लास्ट बात आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, एज अ प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। इस रिसिप्ट से क्या होगा? अथोराइजिंग और परपोर्ट टू अथोराइज आइदर बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी। किसको? द पजेसर, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है, पजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या राइट है उसका? वो कर सकता है या तो किसी और को ट्रांसफर, या वो कर सकता है गुड्स को रिसीव। ये है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की खास बात। तो सोचो, आज बिजनेस ट्रांजेक्शन में राहुल भैया इंदौर वाले अपने मुरुगन भैया को ये गुड्स दे रहे हैं, तो क्या प्रूफ कि रास्ते में ये गुड्स किसके हैं? क्या प्रूफ कि राहुल भैया ने ये गुड्स चेन्नई के मुरुगन को चेन्नई एक्सप्रेस गाड़ी में भेजे? तो ये हर चीज का प्रूफ है, वो है रेलवे रिसिप्ट। ये रेलवे रिसिप्ट बताएगी कि किसने किसको बेचा, कहां से गुड्स चले, कहां उतरेंगे, कौन इनका ऑनर है, किसके हाथ में ये डॉक्यूमेंट है जो इन गुड्स को रिसीव कर सकता है, कौन है वो मुरुगन भैया जो किसी और को ये इंडोर्स कर सकते हैं, अपने रजनी भैया को तमिलनाडु के। ये सारे पावर्स इस रेलवे रिसिप्ट से आएंगे। तो मैंने रेलवे रिसिप्ट के एग्जांपल से आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल समझाने की कोशिश की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस और हमको सीखना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कब बनेगा? भाई मैंने कागज के टुकड़े पे लिख दिया कि ए ने बी को सेल किया, ये यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, इतने किलो के हैं, ये प्राइस है, ये सब लिख दिया। बोल भी दिया कि बी विल बी द ऑनर, ये सब लिख दिया। बट माना कैसे जाएगा? कैसे माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है? तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माना जाता है यदि इट शोज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू डिलीवर द गुड्स। जब अपने राहुल भैया बहुत क्लियरली अनकंडीशनली ये बात बोल देते हैं कि मैं गुड्स की ऑनरशिप, गुड्स की प्रॉपर्टी मुरुगन भैया को दे रहा हूं, तो माना जाता है कि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ द गुड्स, जिसमें ये बात लिखी होती है कि कौन उसका ऑनर है, किसने अनकंडीशनली उन गुड्स की प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है किसी और को वो पजेस करवा देना, वो डॉक्यूमेंट दे देना, या उसके ऊपर इंडोर्स कर किसी और का नाम लिख देना। अब मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो आपने पढ़ लिया ध्यान से, ये आपका घर है, या ये एक राम जाने करके व्यक्ति है, इसका नाम है राम जाने। मिस्टर राम जाने बहुत भोले हैं, इन्होंने एक घर खरीदा था, अब वो घर अपना बेचना चाहते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, क्या करें? राम जाने ने एक सेलर के तौर पर ढूंढना शुरू किया, उनको एक बायर मिला, जाने जिगर को घर पसंद आ गया, सौदा तय हो गया। ये सौदा तय हुआ मान लो 15 लाख में। क्लियर? ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा पहले आप। ये गुड्स का एग्जांपल नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, क्योंकि हाउस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। चलो पर एग्जांपल समझो। जाने जिगर 15 लाख रुपए देने को तैयार है, घर इसको चला जाएगा और ये 15 लाख रुपए राम जाने को दे देगा। अब मुझे बताओ, घर की ऑनरशिप राम जाने के पास है, इसका कौन सा डॉक्यूमेंट होता है?
सर रजिस्ट्री, ओके, रजिस्ट्री घर में बनती है? नहीं नहीं सर, नोटराइज होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पर स्टाम्प वगैरह लगते हैं, तब जाके रजिस्ट्री होती है। अब राम जाने अगर अपना घर जाने जिगर को बेच रहा है तो क्या रजिस्ट्री के पीछे इंडोर्स कर देगा और बोल देगा सोल्ड टू जाने जिगर, नाउ ही इज द ऑनर फ्रॉम दिस डेट फॉर ₹15 लाख? नहीं सर, वापस से इसकी एक नई रजिस्ट्री बनेगी बायर के नाम से। ओके, मतलब ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो था जिसमें मुर्गन ने इसके बैक पर पीछे की तरफ रेलवे रिसिप्ट के साइन कर दिया था, किसके फेवर में? रजनीकांत के फेवर में। अब मुझे बताइए, जैसे रेलवे रिसिप्ट से हमने ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर की थी, क्या इस तरह से आप ये घर ट्रांसफर कर पाओगे? नहीं। तो ध्यान रखना, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, तो फिर क्या है सर? इसी से तो ऑनरशिप प्रूव होती है। यस, इसी से ऑनरशिप प्रूव होती है, यही ऑनरशिप दिखाता है, इसीलिए इसका नाम होगा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। शोइंग मतलब जो दिखा रहा है। ये मैंने आपको घर का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि ये जल्दी समझ पड़ता है। आप यहां पर शेयर सर्टिफिकेट का एग्जांपल भी ले सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट भी ऐसे पीछे इंडोर्स करके ट्रांसफर नहीं होते, उसके लिए वापस से कंपनी से नए शेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने पड़ते हैं। तो दो बड़ी बातें, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसको आप डिलीवरी से इंडोर्स करके किसी और को ऑनरशिप दे सकते हो। तो ध्यान से देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दो अलग अलग वर्ड है। डॉक्यूमेंट जो शो करता है वो क्या है? इट मेयरली शोज दैट द पर्सन नेम्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट या पर्सन नेम्ड इन द रजिस्ट्री इज एंटाइटल्ड टू द शेयर। ये बात जरूर है, पर इट डज नॉट अलाउ, ध्यान से देखिएगा, इट डज नॉट अलाउ आप शेयर सर्टिफिकेट के पीछे किसी को इंडोर्स करके किसी और के नाम पर ये शेयर नहीं कर सकते। इट डज नॉट अलाउ टू ट्रांसफर द शेयर बाय मियर इंडोर्समेंट ऑन द बैक ऑफ द सर्टिफिकेट। तो ये बहुत बढ़िया डिफरेंस है, कभी आ जाए तो 2 मार्क्स में ये पार्ट कवर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में अंतर समझ नहीं पड़ता, इसीलिए ये पार्ट मैंने यहाँ कवर किया। एग्जाम में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डेफिनेशन डायरेक्टली आ सकती है। नेक्स्ट, हम बार बार बोल रहे हैं सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 4(1) में हमने बोला सेलर की तरफ से द प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू द बायर। तो सर वर्ड है प्रॉपर्टी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप है। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टी का और मीनिंग देखें तो क्या होता है? ऑनरशिप का मतलब होता है जनरल ऑनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी। इसका मतलब प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है। पहला जनरल प्रॉपर्टी, जनरल ऑनरशिप, और दूसरा स्पेशल ऑनरशिप। हम यहां जो बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो जनरल ऑनरशिप की कर रहे हैं, स्पेशल ऑनरशिप की नहीं कर रहे हैं। सर इनमें अंतर क्या है? लाओ देखते हैं इनमें अंतर क्या है। पहला, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ऑनरशिप of the goods must be transferred by the seller to the buyer, or there should be an agreement to transfer, word आएगा ना agreement to transfer, भविष्य में the ownership to the buyer. It means it should always be a जनरल प्रॉपर्टी। जनरल मतलब राइट ऑफ ऑनरशिप की बात हो रही है, राइट ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। स्पेशल क्या होता है? सर स्पेशल में ध्यान से सुनना, मुझे पैसे की जरूरत थी, मेरे पास एक कार थी, मैंने वो कार आपको प्लेज कर दी, गिरवी रख दी। ध्यान रखना ऑनर मैं ही हूं कि आप? नहीं सर, ऑनर तो आप ही हो। मैं ही हूं ना, पक्का ना? अगर मैं ऑनर हूं तो मेरे पास कौन सा राइट है? जनरल प्रॉपर्टी का राइट है, आई एम द ऑनर। फिर आपके पास क्या है? सर आपने वो कार हमको दे दी ताकि अगर हम उसको बेच पाएँ, अगर आप पैसे नहीं दे पाओ तो। यस, मैंने आपको वो कार क्या की? प्लेज की। आपके पास कौन सा राइट है? एट दैट मोमेंट आपके पास उसको कार को, एट दैट मोमेंट आपके पास उस कार को पजेस करने का राइट है, और उसको बोला गया इट इज अ स्पेशल राइट। तो ये 2 अलग अलग वर्ड हैं। हम पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसकी बात करेंगे? जनरल राइट की, मतलब राइट ऑफ ऑनरशिप, ना कि स्पेशल राइट की। और यही बात यहाँ डेफिनेशन में बोली गई, इट मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। तो ये आप याद कीजिएगा। एग्जाम्पल जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं कि ए के पास कुछ गुड्स थे, उसके पास इसकी जनरल ऑनरशिप थी, उसने ये गुड्स प्लेज किए, किसको? बी को किए। बी के पास अभी सिर्फ पोजेशन है, जब तक कि उसको पैसा न मिल जाए उसके पास अभी स्पेशल राइट है। जनरल राइट अभी भी ए के पास ही है। ए चाहे तो इसको किसी और को, सी को सेल कर सकता है, बी से बात करके ऑनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। चलिए बॉस, ये थी एक और डेफिनेशन। नेक्स्ट बहुत इजी डेफिनेशन, मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट जो नॉर्मल कोर्स में, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अथोराइज्ड रहता है आइदर टू सेल द गुड्स और टू कंसाइन द गुड्स, किसके बिहाफ पे? फॉर द पर्पस। 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशन और, एक है प्राइस। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन, ये बात तो आप पढ़ चुके हो, आगे हमने डेफिनेशन में देख लिया। प्राइस में सिर्फ मनी आना चाहिए, काइंड नहीं आना चाहिए, पार्टली इन मनी पार्टली इन काइंड होना चाहिए। एक है मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट कौन है? वो जो मेरे बिहाफ पे कस्टमरी कोर्स में डील करता है, उसके पास अथॉरिटी है टू सेल टू कंसाइन द गुड्स,
किस लिए? आइदर फॉर सेलिंग, आइदर फॉर बाइंग, दोनों के पास उसकी अथॉरिटी होती है। वो कर सकता है मनी रेज ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, मतलब प्लेजिंग का राइट भी उसको दिया जा सकता है। तो मर्केंटाइल एजेंट के 3 काम हो गए, पहला टू कंसाइन, टू सेल, दूसरा टू बाय, तीसरा टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी। सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और, डिलीवरी क्या होती है? देखो, जब मैं ऑनरशिप ट्रांसफर करने की बात करता हूं, मतलब मैं अपनी तरफ से अपना पूरे राइट छोड़ रहा हूं और बायर के पास सारे राइट जा रहे हैं, तो गुड्स का क्या करना पड़ेगा साहब? गुड्स को ऐसे डिलीवर भी तो करना पड़ेगा। डिलीवरी के लिए ही आपको चाहिए था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसके आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे। डिलीवरी क्या होती है? अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी, मैं अपना कोई गुड्स किसी और को दूं तो वो कहलाएगी डिलीवरी। अगर कोई गन पॉइंट पे ले तो सर फ्री कंसेंट मिसिंग है, फिर ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वेरी गुड। तो डिलीवरी क्या होगी सर? वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। यहां पोजीशन बोला है कि ऑनरशिप? सर यहां वर्ड पोजीशन है, प्रॉपर्टी नहीं है। एज अ जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स में मेड बाय डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ भी करो आइदर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली, जिससे दूसरे व्यक्ति के पास उसकी क्या पहुंच जाए? पोजीशन पहुंच जाए। विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। ऐसा कुछ भी करना जिससे कि गुड्स किसके पोजीशन में चले जाएं, किसको डिलीवर हो जाएं? बायर को डिलीवर हो जाएं या उसके किसी एजेंट को, उसके किसी अथोराइज्ड पर्सन को। तो डिलीवरी की डेफिनेशन वापस से एक बार वापस से बोलो। सेक्शन 2.2 बोलता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या होता है सर? डिलीवरी कैसे इफेक्ट दी जा सकती है? कुछ भी ऐसा करना, बाय डूइंग एनीथिंग, जिससे क्या हो? विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और हिज अथोराइज्ड एजेंट। इतनी सी बात डिलीवरी में देना है। 3 तरह की डिलीवरी होती है गुड्स में। एक एक्चुअल, भाई आप किराने की दुकान पे, आपने बोला मुझे सुंदर बनने का है, मेरे को लक्स चाहिए 10 रुपये का, किराने वाले ने लक्स साबुन दे दिया, आपने 10 रुपये दे दिए, सेल हो गया। एक्चुअल डिलीवरी बोलो, हाँ है ना? किराना दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी। दूध दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी। मोबाइल दे दिया, आईपैड दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव क्या होगी? चलो एक्चुअल की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअल डिलीवरी में मेन वर्ड्स क्या होंगे? एक्चुअल डिलीवरी के 2 मेन वर्ड्स हैं। व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी। तो सर फिर सिंबॉलिक क्या होगी? आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आप उसके फादर के पास गए कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। उसके फादर ने एक लपड़ दिया, बोले हाथ नहीं, पूरी की पूरी ले जाओ। इट मीन्स यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि आप पूरी तरह से लड़की को ले जाओ, हाथ क्या मांग रहे हो? टेक इट, ऐसा कि दोनों शादी कर लो। ओके, अब सिंबॉलिक डिलीवरी का एग्जांपल कैसे होगा? सिंबॉलिक कैसे करेंगे? उसके फादर आपके हाथ में उस लड़की का हाथ रख दिया कि गोदी में उठा के दे फिजिकली, ऐसा नहीं करने का। उसके फादर आपके हाथ में उस लड़की का हाथ रख देंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी किसकी होगी सर? जिसकी फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं। जैसे कार की चाबी दूं कि कार ही उठा के हाथ पे रख दूं? नहीं नहीं सर, कार। अच्छा, रोड रोलर? अरे नहीं सर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? व्हेन द डिलीवरी ऑफ अ थिंग, जब भी आपको कोई चीज़ लेनी है, इज इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, जब किसी चीज़ की डिलीवरी के बदले आपको कोई टोकन दे दिया जाता है, जैसे कार को देना है तो कार की चाबी, घर देना है तो घर की चाबी, इस तरह की चीज़ें जब दी जाए तो वो सिंबॉलिक, सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में आपको दी जाती है, वो है सिंबॉलिक डिलीवरी। तो डेफिनेशन, व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग, कैसे? इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, देना कार थी, दी आपको चाबी, समथिंग एल्स, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मे बी मेड बाय आइदर हैंडलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये भी एक तरीका है। हमने रजनीकांत वाला केस देखा था, दैट इज डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कैसे? इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट कैसे होता है? वो हमने रजनीकांत वाला केस देखा था। कैसा था सर? उसमें रेलवे रिसिप्ट दी थी। यस, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या पूरे गुड्स हाथ में रख दूं कि रेलवे रिसिप्ट दे दूं? सर रेलवे रिसिप्ट दे दो। दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हैंडलिंग ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट से भी आप सिंबॉलिक डिलीवरी करते हो। तो डेफिनेशन के 3 पार्ट कर लेना। व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग, किसके बदले में? इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मे बी मेड बाय हैंडलिंग ओवर ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह से आप दे सकते हो। वेयर हाउस की चाबी दे देना, कार की चाबी दे देना भी सिंबॉलिक डिलीवरी में आएगा। तो डेफिनेशन में ये बात ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम्पल से पहले ये 4 लाइन आपको याद होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर ये कब होती है? ऑलरेडी आपके गुड्स मिस्टर राम के वेयर हाउस में पड़े हैं, आपने वो गुड्स मुझे बेचे, अब मैं ऑनर हूं। आप मिस्टर राम को फोन करके बोल रहे हो, वो है ना, हमने हमारे गुड्स चेतन सर को बेच दिए हैं, अब वो आएंगे, अब वो गुड्स जो हैं वो चेतन सर के हैं, अब वो गुड्स तुम्हारे पास जो रखे हैं उसको चेतन सर के लिए होल्ड करके रखना। ये है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कैसे होगा? इट इज इफेक्टेड, मेन वर्ड, विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी। कस्टडी चेंज नहीं हुई है। राम के वेयर हाउस में गुड्स रखे थे, अभी भी राम के वेयर हाउस में ही गुड्स रखे हैं, विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन, वो भी चेंज नहीं हुआ, राम के पास ही पड़े। दोनों चीजें नहीं बदलना है। जैसा कि मैं वापस एग्जांपल, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के एग्जांपल से वापस बोल रहा हूँ।
आपके गुड्स रखे हैं राम के वेयर हाउस में, अब वो गुड्स आपने मुझे बेचे, नाउ आई एम द ऑनर। आप क्या करोगे, गुड्स लाके दोगे? नहीं नहीं, वहीं पड़े रहने दो ना, मुझे भी तो वहीं रखने हैं वेयर हाउस में। तो क्या करें, वेयर हाउस वाला मिस्टर राम जो है वो अभी आपके लिए गुड्स होल्ड करके बैठा है, उसको फोन करो। आप फोन करके क्या बोलोगे, वो मैंने गुड्स बेच दिए हैं, अब उनका ऑनर चेतन सर माने जाएंगे, तो अब आप वो गुड्स चेतन सर के लिए होल्ड कर रहे हो, सारी बातचीत अब उनसे कीजिएगा। मिस्टर राम बोलेंगे ओके। क्या करा, क्या आपने गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करी? हाँ, पर कैसे? विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन। अभी भी राम के पास ही पड़े, उसी के गोडाउन में पड़े, कोई कस्टडी या कंट्रोल चेंज नहीं हुआ। कैसे करते? सिर्फ एक्नॉलेज करके। मिस्टर राम मुझे फोन करेंगे कि सर अब आपके जो गुड्स हैं वो मेरे पास हैं, जो पहले मिस्टर ए के थे। आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्नॉलेज दैट आई एम होल्डिंग दोज गुड्स ऑन यूर बिहाफ, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो चुकी है। तो व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और कंट्रोल ऑफ द थिंग एज इन द केस ऑफ अटॉर्नमेंट या एक्नॉलेजमेंट। ये तीन चीज आपको लिखनी है डिलीवरी के साथ। तो पहला था वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ऐसा कुछ भी करना, डूइंग एनीथिंग जिससे बायर के पास उसका पोजीशन चला जाए। तीन तरह की अलग अलग डिलीवरी है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल फिजिकली देना, जिसमें फिजिकली पॉसिबल नहीं था, सिंबॉलिक दो, कन्या का हाथ आपके हाथ में आ रहा है, खुश हो जाओ, सिंबॉलिक डिलीवरी। कई बार कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी अगर आप विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और विदाउट एनी चेंज ऑफ एक्चुअल पोजीशन डिलीवरी ट्रांसफर करते हैं। तो ये तीन तरह की डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के साथ इन तीन तरह की डिलीवरी के एग्जांपल्स और कंसेप्ट आपको लिखने रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से, वो है सेल और एग्रीमेंट टू सेल का अपने सबसे फेवरेट डिफरेंस। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, मतलब 6 to 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखूं? सबसे पहला, मेरे साथ इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हाँ सर, तो पहला पॉइंट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, सेल हो कि एग्रीमेंट टू सेल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो दूसरा वर्ड बना प्रॉपर्टी। जब आप किसी को ऑनरशिप या प्रॉपर्टी देते हो तो 2 पॉइंट और जुड़ते हैं उसके साथ, रिस्क और राइट। भाई गुड्स दे रहा हूं, गुड्स की रिस्क और गुड्स के राइट, ये दोनों प्रॉपर्टी वर्ड में कवर होने चाहिए। तो 4 पॉइंट हमको याद हो गए। बोलो कौन सा? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, रिस्क और उसी के साथ राइट। जब रिस्क की बात आती है तो अगला पॉइंट बनता है लायबिलिटी फॉर लॉस किसका होगा सर? जब रिस्क, खतरे की बात आएगी तो लायबिलिटी किसकी होगी? ये एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो रिस्क के साथ। जब राइट की बात आती है तो राइट 2 तरह के होते हैं। पहला, राइट का नेचर क्या है, और दूसरा, क्या वो रीसेल का राइट रखते हैं। अब इन 7 पॉइंट को बेस बना के हम डिफरेंस याद करेंगे। पहले 7 पॉइंट याद करो। पहला, सर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेचर, ऑनरशिप जा रही है, ऑनरशिप जा रही है तो सर 2 बातें हैं, रिस्क और राइट। रिस्क के साथ आती है उसकी लायबिलिटी, राइट के साथ आता है उसका नेचर और राइट ऑफ रीसेल। तो इन 7 पॉइंट को बेस बना के अब हम हमारे डिफरेंस पढ़ेंगे। लाइए, सबसे पहला डिफरेंस हमको पढ़ना है, वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो सेल कैसा है सर? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो जिसमें कंसिडरेशन पे हो चुका है। एग्रीमेंट टू सेल सर फ्यूचर को लेकर है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो 2 बड़े वर्ड्स ध्यान से देखिए, पहला एग्जीक्यूटेड, दूसरा एग्जीक्यूटरी। एक में बोलोगे कंसिडरेशन हैज बीन पेड, दूसरे में बोलोगे कंसिडरेशन हैज टू बी पेड इन फ्यूचर या इन फ्यूचर एट अ फ्यूचर डेट। हैज टू बी पेड इन फ्यूचर और एट अ फ्यूचर डेट। ये था पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी। बोलो क्या सेल में इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर होती है? यस, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। दूसरा एग्रीमेंट टू सेल सर विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट, और आपने पढ़ा था फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। ये था आपका प्रॉपर्टी। जब नेचर और प्रॉपर्टी पढ़ ली तो अगला बात आती है रिस्क की। बोलो क्या होगा सेल के केस में? रिस्क किसकी सर? ऑनर जो है ना बायर हो गया है, तो रिस्क किसकी सर? बायर की। और एग्रीमेंट टू सेल में सर अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, फ्यूचर डेट पे होगी, तो रिस्क किसकी सर? सेलर की। लाइए रिस्क वाला पॉइंट देखते हैं। ये 3rd पॉइंट देखिए, बर्डन ऑफ रिस्क। रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। ऑनर कौन है? बायर, तो रिस्क किसकी? बायर की। यहां पर अभी रिस्क किसकी मानी जाएगी? सेलर की। और इसी के साथ जुड़ा है लायबिलिटी वाला पॉइंट। रिस्क के साथ हमने लायबिलिटी जोड़ी थी। बोलो लायबिलिटी ऑफ पार्टी क्या है? अगर गुड्स एक बार बायर के पास चले गए और ऑनरशिप उसके पास चली गई तो रिस्क किसकी? बायर की। अगर उसमें गुड्स में कुछ भी डिस्ट्रक्शन हुआ तो बताओ वो लायबिलिटी फॉर लॉस किसका होगा सर? बायर का ही होगा। वेरी गुड। और इसीलिए हम क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ये देखिए, सब्सिक्वेंट लॉस
और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ बायर बायर बायर। बोलो, अ सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ बायर। नीचे क्या पढ़ा था? रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ द बायर सिंस रिस्क फॉलोज ओनरशिप। इसी से जुड़ा हुआ लायबिलिटी वाला पॉइंट वापस बोलो, अ सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ बायर। तो ध्यान रखिएगा, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, एक पॉइंट हुआ, रिस्क ट्रांसफर हो चुकी है, एक पॉइंट हुआ, तो लायबिलिटी भी बायर की होगी। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में पूरा का पूरा लॉस या डिस्ट्रक्शन की लायबिलिटी सिर्फ किसकी होगी? सेलर की होगी। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो साहब ये हो गया हमारा पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया रिस्क, चौथा हो गया लायबिलिटी फॉर लॉस। नेक्स्ट 2 पॉइंट राइट से रिलेटेड देखिए। पहला नेचर ऑफ राइट क्या होगा? ये मेरा फिफ्थ पॉइंट। नेचर ऑफ राइट क्या होगा? सर सेल में कंप्लीट हो चुकी है, सेल ऑनरशिप जा चुकी है, अब जो बायर है उसके पास कौन सा राइट आया? राइट आया जस्ट इन रैम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। वो गुड्स को एंजॉय कर सकता है, गुड्स को पजेस कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है जस्ट इन रैम। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में अभी जस्ट इन पर्सोनेम ही राइट है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या बोलते हैं? जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन रैम और जस्ट इन पर्सोनेम वर्ड्स आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आ रहे हो। जस्ट इन पर्सोनेम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्संस, जस्ट इन रेम आपका राइट पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। क्यों? एक बार जब बायर हो गया मैं और मैंने गुड्स खरीद लिए, अब मैं उन गुड्स का कुछ भी करूं, कोई मेरे उस राइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जस्ट इन पर्सोनेम राइट क्रिएट होता है या जस्ट इन रेम, ये डिपेंड करेगा कि वो सेल है या वो एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट, राइट ऑफ रीसेल किसको मानेंगे? एक बात बताओ, मैंने आपको गुड्स बेचा, सेल कंप्लीट हो गई, अब आप ऑनर हो, क्या आप उसको आगे रीसेल कर सकते हो? सर हमारी इच्छा, अभी हमने पढ़ा, हमारे पास जस्ट इन रेम आ जाता है, हम उसका जो करना चाहें करें। वेरी गुड। आखिरी पॉइंट है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल क्यों आएगा? सर जस्ट इन रेम की बात हुई थी। अब एक बात बताओ, जब मैंने आपको गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी तो गुड्स किसके? सर हमारे हैं। वेरी गुड। ऑनर कौन है? हम हैं। ओके, तो मैं ऑनर हूं क्या? नहीं, मैं ऑनर नहीं हूं। आई एम द सेलर, यू आर द बायर। मैंने अपनी ऑनरशिप आपको दे दी, आप ऑनर हो गए, सेल का एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। अब मुद्दा यह है कि क्या सेलर उन गुड्स को वापस रीसेल कर पाएगा? नहीं सर, गलत हो जाएगा ये। ही कैन नॉट रीसेल द गुड्स। क्यों? अरे भाई ऑनरशिप ही दूसरे की है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी ऑनर कौन है? सेलर। क्या वो किसी और को गुड्स रीसेल कर सकता है? यस। तो यहां वर्ड आएगा ही मे सेल द गुड्स सिंस ऑनरशिप इज विद द सेलर। ये हो गए आपके 6 अलग अलग पॉइंट्स। ये आपका 6 पॉइंट था। अब आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वो है ये रेमेडीज फॉर ब्रिच। ये मैंने यहां लिखा नहीं है। क्यों? इन सब केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट जब भी टूटेगा तो क्या स्थिति बनेगी, उसके लिए अब मैं आपके सामने पॉइंट लिख रहा हूं। क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ? तो मुझे बताओ, सेल के केस में ऑनर कौन है? सर बायर। तो क्या सेलर बायर के ऊपर प्राइस के लिए डिमांड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? सर ऑनरशिप अब बायर की है, गुड्स बायर के हैं, तो सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इतनी सी लाइन है, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस बिकॉज ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू द बायर। जबकि यहां एग्रीमेंट टू सेल में जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी वो सिर्फ क्या मांग पाएगी? इट कैन ओनली डिमांड डैमेजेस। क्यों? डैमेजेस के अलावा यहां इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। आप प्राइस बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि प्राइस अभी पक्का नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। प्राइस हम तभी मांग पाते जब उसकी कोई फिक्स्ड डेट होती तो ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट टू सेल में यू कैन क्लेम द डैमेजेस बट नॉट द प्राइस। ये 2 बड़े डिफरेंस थे। 7 अलग अलग पॉइंट। वापस से बोलो, पहला नेचर देखा, फिर प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी जुड़ी है तो रिस्क और राइट, रिस्क के साथ उसकी लायबिलिटी लॉस की, राइट के साथ नेचर ऑफ राइट, राइट ऑफ रीसेल, और रेमेडी क्या होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है। तो ये 7 पॉइंट सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस के मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। आई होप आपको ये याद हुआ होगा। तो यहां तक का ये मेरा वीडियो अभी बेसिक कंसेप्ट कवर करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। चलिए हम फटाफट इसको रिवाइंड करते हैं। तो चलो फिर से हम ये रिवाइंड करते हैं। पहला क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4(1) जो कि बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर क्या चीज? द प्रॉपर्टी इन गुड्स। किसको? टू द बायर फॉर अ प्राइस। ये था सेक्शन 4(1). इसका वाइडर स्कोप है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ वाइडर टर्म देन सेल बिकॉज इट कवर्स सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल बोथ। इट में बी आइदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल। सेक्शन 4(2) 3 वर्ड और लेना है हमको इसमें। सेक्शन 4(3) का वो है एक सेल का और एक एग्रीमेंट टू सेल का। क्या होता है सर सेल? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या किया जा रहा है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 4(3) व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स, मेन वर्ड, इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस देयर टू बी फुलफिल्ड। ये वर्ड लिखना है।
एट अ फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, तो माना जाएगा दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। और सेक्शन 4 बोलता है हमारे लिए एक एग्रीमेंट टू सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा बाद में, कब, या तो जब टाइम इलैप्स हो जाए या वो कंडीशंस फुलफिल हो जाए, सब्जेक्ट टू विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, ये आप लाइन लिख सकते हो, या सब्जेक्ट टू विच सेक्शन 4 बोलता है कि एग्रीमेंट टू सेल, सेल मान लिया जाएगा यदि टाइम लैप्सेस और conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is transferred from the seller to the buyer। ये बात आपको सेक्शन 4 में बोली गई। दूसरा, एलिमेंट्स कौन कौन से सर, बहुत सिंपल, सबसे पहला दो पार्टीज का होना जरूरी है। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर विल ऑलवेज बी गुड्स, दैट इज आल्सो मूवेबल गुड्स, इट मे बी अदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। तीसरा, जो भी कंसिडरेशन होगा इट शुड बी इन मनी, द प्राइस शुड बी इन मनी और पार्टली इन मनी पार्टली इन काइंड, not wholly in kind। Fourth one, the transfer of property in goods from the seller to the buyer must be made। और fifth one था either absolute or conditional। sixth one था all other essential elements of a valid contract should be present in the contract of sale। next था definition थी goods की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सेक्शन हमने पढ़ा था 27। goods means every kind of movable property excluding what, actionable claims and money। क्या इंक्लूड है, stock, share, growing crop, grass, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच कैन बी सेवियर्ड, जिसको अलग किया जा सकता है, सेवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट, बायर सेलर, आप जानते हैं बायज और एग्रीज टू बाय, सेलर सेल और एग्रीज टू सेल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डेफिनेशन हमने पढ़ी, इट इंक्लूड्स क्या क्या, बिल ऑफ लेडिंग, फिर डॉक वारंट, वेयर हाउस, वेयर हाउस से वार फिंगर, फिर रेलवे रिसिप्ट, इसके मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वारंट या ऑर्डर फॉर डिलीवरी, एनी अदर डॉक्यूमेंट विच इज यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मेन वर्ड, एज अ प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स, जो क्या करता है, अथोराइज और परपोर्ट टू अथोराइज बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी। इससे किसको राइट मिलता है, द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू टेक द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और टू ट्रांसफर द गुड्स देयर बाय। ये राइट आपको लिख के आना है, मेन लाइन यही है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का अंतर है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में इंडोर्समेंट्स आप कभी भी किसी को गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में बाय डिलीवरी या बाय इंडोर्समेंट आप गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी दो तरह से होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी। हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन सी पढ़ रहे हैं सर, जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी इज द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स विच इज ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर, ये मेन वर्ड है अपने लिए बस। और एग्रीमेंट टू सेल में टू बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर, ये जनरल राइट है, नॉट मियरली ए स्पेशल राइट। नेक्स्ट, मर्केंटाइल एजेंट, ऐसा व्यक्ति जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने लिए गुड्स सेल करता है, कंसाइन करता है, बाय करता है, प्लेज भी कर देता है कई बार टू रेज द मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। व्हाट इज प्राइस, इट इज द मनी कंसिडरेशन, इसलिए हमने पहले ही बोला था यहां से मनी आएगा, काइंड नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज डिलीवरी, सर डिलीवरी इज द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ध्यान रखना कैसे होगी सर, डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ भी करना विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर हैविंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ये ध्यान रखना, पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। सर डिलीवरी फिर कैसे होगी, सर इट विल बी डन बाय डूइंग एनीथिंग, जिससे क्या हो, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बायर। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बायर या उसके एजेंट को गुड्स का पोजेशन हैंडओवर करो। तीन तरह की डिलीवरी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल का मेन वर्ड फिजिकली डिलीवर्ड, सिंबॉलिक का मेन वर्ड देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग, चाबी, इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। मैं आप कार्ड तो नहीं दे सकता तोक कर ऐसे, तो मैंने आपको चाबी दी। एग्जाम्पल में लिखना, डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट बाय हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट लाइक रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, डिलीवरी ऑर्डर, की ऑफ द वेयर हाउस। ये हो गई आपकी सिंबॉलिक। कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, जिसमें विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी, विदाउट एनी चेंज ऑफ द एक्चुअल पोजेशन एज इन द केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस या अटॉर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ये तीन चीजें आप लिखोगे डिलीवरी और उसके टाइप्स में। आखिरी, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, हमारा डायग्राम काम का है। सबसे पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जीक्यूटेड एक एग्जीक्यूटरी, प्रॉपर्टी एक में इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, एक में एट अ फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू कंडीशंस फुलफिल्ड। तीसरा, रिस्क ऑफ द बायर, लायबिलिटी फॉर लॉस, सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन और लॉस विल बी ऑन द बायर। राइट की बात करो, नेचर ऑफ राइट बोलो सर, एक है जसीन रैम, एक है जसीन परसोनेम। एक और बोलो, राइट ऑफ रीसेल, सेलर के पास कोई राइट नहीं है सर रीसेल का, क्योंकि ऑनरशिप बायर की हो गई है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी सेलर ही ऑनर है, इसलिए उसके पास राइट टू रीसेल है। और आखिरी, अगर ब्रीच होता है सेल के केस में तो सेलर प्राइस मांग सकता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ डैमेजेस पे होंगे, नॉट द प्राइस। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 1 का पहला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा कुछ और डिफरेंसेस, कुछ और मजेदार क्वेश्चन यूनिट 1 से रिलेटेड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये याद हो रहा है, आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हो, लगातार आपके दिमाग में बातें बैठ रही होंगी, और हम प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको लिखने के काम आता है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। समझने के लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी साथ ही साथ दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।